नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम भारतीय अर्थव्यवस्था इससे रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले लगभग 80 क्वेश्चन हैं दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आता है इन इकोनॉमी से रिलेटेड। तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो के अंदर हम। तो दोस्तों देखते हैं कि अर्थव्यवस्था रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक, उनको हम देख लेते हैं, जो कि 3-4 टॉपिक हैं। जैसे कि एक आपके सामने नाम आता है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। ये दोस्तों क्या होता है, बेसिकली इसको आपको पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम जिसे हम उसको कहते हैं वो क्या होता है, तो दोस्तों जिसके अंदर किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। इसके अंदर जो विदेशों से जो भी आय प्राप्त होती है उस आय को भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा राष्ट्रीय आय। ठीक है, एक आता है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी। ये नाम आपने कई बार सुना होगा। ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पॉइंट है। इसके अंदर दोस्तों क्या है कि जीडीपी के अंदर किसी देश की जो अपनी भौगोलिक सीमाओं हैं उसके अंदर एक वर्ष में अंतिम रूप से उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार, उसे ही दोस्तों मौद्रिक योग या सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह दोस्तों और भी बहुत सारे पॉइंट हैं लेकिन इनको हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन बन जाता है वो क्या है, अर्थव्यवस्था रिलेटेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लगभग सभी इसका आंसर जानते होंगे। तो क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्व प्रमुख कारण क्या है, अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है कि सबसे जो प्रमुख कारण है वो है देश की विशाल जनसंख्या। ठीक है, देश की जो विशाल जनसंख्या है यही सबसे प्रमुख कारण माना गया है आंसर के अंदर। ठीक है, अब देखिए कारण तो और भी हैं लेकिन दोस्तों मेनली जो कारण है वो देश की विशाल जनसंख्या है। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की वैज्ञानिक गणना का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर VKR राव। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, राष्ट्रीय आय में क्या शामिल होता है। राष्ट्रीय आय जो मैंने अभी बताया था शुरू में, राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम, उसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होने वाला है पूरे वर्ष के दौरान देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के शुद्ध मूल्य का योग जिसमें विदेशों से अर्जित आय भी शामिल है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है भारत के अंदर। तो इसका सही जवाब है दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसके द्वारा ये किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है। तो इसका आधार वर्ष है 1999 और 2000। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्पादन विधि और व्यय विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों विधियां काम में ली जाती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। तो दादा भाई नारोजी इसका राइट आंसर होगा। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या होता है। आर्थिक विकास का, तो इसका तात्पर्य होता है घरेलू उत्पादन में बढ़ोतरी, उत्पादन दक्षता में वृद्धि, आय का समान वितरण एवं आत्मनिर्भरता, उपरोक्त सभी, ये सभी जो पहलू होते हैं वो आर्थिक विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 9, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्रों में शामिल किए जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से होते हैं अर्थव्यवस्था के। तो इसका अंदर दोस्तों देखते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। इसके अंदर दोस्तों कृषि भी आती है, वन भी आता है, उत्खनन, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था के अंदर दोस्तों बेसिकली 3 क्षेत्र हैं। ठीक है, एक तो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, इनको आप यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, और भारत में राष्ट्रीय आय के मापने हेतु इसके अंदर 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्राथमिक में दोस्तों ये भी आते हैं कृषि, वन, उत्खनन, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, इसके अंदर वानिकी भी है, पशुपालन है, मत्स्य पालन है, खनन है, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत है, ये चीज़ें आती हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं जो 2 नंबर का आता है हमारा सेकेंडरी जो सेक्टर है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसके अंदर देख लीजिए। इसके अंदर निर्माण, विनिर्माण, विद्युत एवं गैस तथा जल की जो आपूर्ति है वो इसके अंदर शामिल की जाती है, जो कि
कौन से क्षेत्र में आती है? द्वितीय क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसके अंदर सेवाएं जैसे परिवहन है, यातायात, संचार, व्यापार, भंडारण, होटल, रेस्टोरेंट, सामुदायिक एवं निजी सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, हाउसिंग एवं विदेशी क्षेत्र। इसके अंदर जो सेवाएं होंगी ना वो होगी तृतीय क्षेत्र के अंदर, ठीक है। और जो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय आय में जो सर्वाधिक योगदान है वो तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का होता है। लगभग इसके अंदर योगदान होता है 53 से 56% इसका अर्थव्यवस्था के अंदर योगदान रहता है तृतीय क्षेत्र का, ठीक है। अब चलते हैं, प्रश्न नंबर हमारा 10 है, अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत दोस्तों ये जो जितने भी ऑप्शन हैं ये सही है, ये सभी गैस, बिजली, लोहा और ये सभी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 11, अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का संबंध किससे है? तो परिवहन है, व्यापार है, डाक सेवा, ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 12 है, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये तृतीय है दोस्तों, सेवा क्षेत्र, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 13, आर्थिक विकास की माप के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? कौन सी बेहतर माप है आर्थिक विकास के लिए? तो यहाँ पे इसका सही जवाब है दोस्तों राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14 है, सकल घरेलू उत्पाद का तात्पर्य क्या है? सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, इसका तात्पर्य क्या है यहाँ पे पूछा गया। तो इसका सही जवाब है किसी दी गई समयावधि में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य जिसमें देश के निवास करने वाले विदेशियों की आय भी शामिल हो, ये है दोस्तों जीडीपी। इसका मतलब ये होता है। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका अर्थ क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसका राइट आंसर क्या बन जाता है? सार्वजनिक एवं निजी उद्योगों का सह अस्तित्व वाली जो अर्थव्यवस्था होती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य उस अर्थव्यवस्था से जिसका आंसर क्या है? जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता हो। जो देश अपने देश के अंदर ही कारोबार करता हो उसे दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जो अन्य देशों के साथ व्यापार नहीं करता हो उसे बंद अर्थव्यवस्था का जो तात्पर्य है वो बनता है। मुद्रास्फीति में क्या होता है दोस्तों? मुद्रास्फीति, इसके अंतर्गत दोस्तों वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं और मुद्रा का मूल्य गिरता है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाएगा मुद्रास्फीति में और मुद्रा का मूल्य गिर जाएगा, समझ गए आप। प्रश्न नंबर 18 है, मुद्रास्फीति की माप थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, इसके लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया? तो 1993-94 को आधार वर्ष माना गया। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? शेयर बाजार पर दोस्तों सेबी इसका नियंत्रण रखती है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सेबी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो सेबी का दोस्तों फुल फॉर्म बन जाता है वैसे भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड, ठीक है, जिसे हम सेबी बोलते हैं, SEBI, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड इसका हिंदी में फुल फॉर्म है। ये दोस्तों एक गैर संवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना अगर आपको पूछा जाए तो 12 अप्रैल और सन है 1988 को। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी और दोस्तों इसे वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया था, ठीक है। इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? दामोदर समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। और इसका कार्य है दोस्तों ये शेयर बाजार में होने वाले कारोबार को नियंत्रित करती है, इसका कार्य है, ठीक है। और अगस्त 2008 के सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE द्वारा विदेशी मुद्रा के वायदा कारोबार की स्वीकृति सेबी को प्रदान की गई थी 2008 में, ठीक है। सेबी का मुख्यालय दोस्तों आपको पता ही होगा कहाँ पे, मुंबई के अंदर है। और इसके जो क्षेत्रीय कार्यालय में हैं दोस्तों वो हैं, एक चेन्नई में है, एक दिल्ली में है और एक कोलकाता में, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर सेबी की अन्य प्रवर्तक कंपनियां भी हैं जैसे कि IDBI है, ICICI है तथा IFCI है, ये इसकी प्रवर्तक कंपनियां हैं, ओके। अगर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट है तो आपके इसके बारे में काफ़ी कुछ पता भी होगा, ठीक है। तो ये था सेबी से रिलेटेड कुछ बेसिक सी जानकारी आपको पता होगी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, क्या सूचकांक है इसका? तो इसका राइट आंसर बन जाता है सेंसेक्स, ठीक है। सेंसेक्स इसका सूचकांक है। इसके अंदर दोस्तों सेंसेक्स के अलावा और भी सूचकांक हैं, जैसे कि आपने अगर नहीं सुना होगा तो डोलेक्स, ठीक है, ये एक सूचकांक है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DOLEX, ये मुंबई का ये सूचकांक सेंसेक्स है। एक S&P/NX ये भी एक सूचकांक है। और निफ्टी 50 और बैंकेक्स BANKEX ये भी एक सूचकांक है मुंबई का, ठीक है। और भी देशों के अपने अपने सूचकांक होते हैं दोस्तों, ठीक है, जो भी स्टॉक एक्सचेंज का
कारोबार करता है। जो भी देश जहाँ पे भी हैं उसके अलग अलग सूचकांक होते हैं। जैसे थाईलैंड का है सेट, ठीक है। और यहाँ पे अगर कनाडा का सूचकांक पूछा जाए तो वो है SP। और एक है यहाँ पे दूसरा देश संघाई, चीन का जो देश है उसका संघाई कोम, उसका सूचकांक है वो, ठीक है। और यहाँ पे और भी ऐसे देश हैं। टोक्यो का सूचकांक पूछा जाए तो निक्की है। और बहुत सारे देश हैं दोस्तों जिनके अलग अलग सूचकांक होते हैं, लेकिन हमें केवल मुंबई से पता होना चाहिए। डोलेक्स है, बैंकैक्स है, ठीक है। S&P CNX है, निफ्टी 50 है, ये सूचकांक मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के हैं। प्रश्न नंबर 21 अनुसूचित व्यापारिक बैंक उन बैंकों को कहा जाता है जो दोस्तों क्या हैं, जो रिजर्व बैंक अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैंक जो रिजर्व बैंक के अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल है। प्रश्न नंबर 22 है 1921 में ईस्वी में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय द्वारा इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई। वर्तमान में इस बैंक को किस नाम से जाना जाता है, इंपीरियल बैंक को? तो इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI। ओके दोस्तों, जब दोस्तों स्वतंत्रता के देश में इंपीरियल बैंक सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक हुआ करता था, जो कि आज वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसे जानते हैं। जुलाई 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर संसद के अधिनियम द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, ठीक है। जो आज अपने सहायक बैंकों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। इसके अंदर काफ़ी बैंक विलय भी हुए थे लगभग 1-2 साल पहले, आपको पता होगा। मई 2017 में इसमें 5 सहायक बैंकों और भारतीय महिला बैंक का विलय कर लिया गया था। कौन कौन से बैंक थे, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कि 2017 में विलय किया गया था, आपको पता होगा। इसके अंदर एक था स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, ठीक है। एक था स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, एक 3 नंबर वाला था स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, 4 नंबर का था स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक। इन बैंकों को विलय कर लिया गया था SBI के अंदर, ठीक है। ये था हमारा स्टेट बैंक से रिलेटेड थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 23। देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड है इसका ऑप्शन। यहाँ पे दोस्तों नाबार्ड की जो फुल फॉर्म बन जाती है उसको हम देखते हैं NABARD, नाबार्ड, ठीक है। ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म जान लीजिएगा। फुल फॉर्म है इसकी नेशनल बैंक, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसकी दोस्तों स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। किसकी सिफारिश पर? शिव रमन समिति की स्तुति पर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, शिव रमन समिति की सिफारिश पर, ठीक है। इसके अंदर 100 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी दोस्तों, जिसके अंदर 50% भारत सरकार एवं 50% रिजर्व बैंक की सहायता से इसकी शुरुआत की गई थी 100 करोड़ पूंजी से, ठीक है। जिसके अंदर RBI का और भारत सरकार का 50% योगदान था। आगे देखिए, इसके अंदर दोस्तों नाबार्ड अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार और रिजर्व बैंक पर आश्रित है दोस्तों। विश्व बैंक अन्य एजेंसियों से भी ये ऋण प्राप्त करता है। और नाबार्ड सहकारी समितियों, सहकारी बैंकों, भूमि विकास बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों को अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण यह उपलब्ध करवाता है, ठीक है। यह बैंक कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सभी क्रियाओं का समन्वय, एकीकरण एवं नियंत्रण के लिए उतरता ही है। नाबार्ड ने जो ग्रामीण शाख व्यवस्था में सबसे शीर्ष संस्था है नाबार्ड, ठीक है। ग्रामीण शाख के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण इसने उठाए हैं। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड का आरंभ करना, स्वयं सहायता समूह को बैंकों के साथ जोड़ना इसके अंदर प्रमुख है दोस्तों, ठीक है। नाबार्ड के अंदर बहुत से इसके अंदर काफ़ी योगदान दिए हैं नाबार्ड ने कृषि जगत के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। देश में सबसे बड़े एवं सबसे पुराने म्यूचुअल फंड UTI का 2 अलग अलग हिस्सों UTI फर्स्ट तथा UTI सेकंड के अंदर विभाजन कब से प्रभावी हुआ? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1 फरवरी 2003 में, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा 25 है। बुल एंड बियर का संबंध किससे है? बुल एंड बियर, जो ऋण केंद्र होते हैं ना, बुल एंड बियर का इससे संबंध है दोस्तों शेयर बाजार से, ठीक है। दोस्तों बुल एंड बियर होता क्या है दोस्तों? इसके अंदर शेयर बाजार से ये संबंधित है, लेकिन ये होता क्या है इसके अंदर दोस्तों, जो कि शेयर बाजार के अंदर जो भाग लेने वाले जो ऐसे लोग जो कि जैसे कि ब्रोकर
जो ये उम्मीद करते हैं कि भविष्य में बाजार मूल्य ऊपर उठेगा जिससे पूंजी लाभ की संभावना बढ़ेगी, तो उसे क्या कहेंगे, बुल यानी कि तेजड़िया कहते हैं। और जबकि दोस्तों बाजार कीमत गिरने की संभावना करने वाले भागीदार को बियर यानी कि मंदड़िया कहते हैं। तेजड़िया की गतिविधि को लिवाली तथा मंदड़िया की गतिविधि को बिकवाली कहते हैं। ये दोस्तों शब्द हैं शेयर बाजार के अंदर, ठीक है। बुल यानी तेजड़िया और बियर यानी मंदड़िया, ये शब्द हैं। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक संशोधन अधिनियम के अनुसार स्वर्ण तथा विदेशी मुद्राओं के कोष की न्यूनतम राशि संयुक्त रूप से 200 करोड़ रुपए निर्धारित की गई। इसमें से स्वर्ण कितने मूल्य के बराबर होना चाहिए? तो लगभग 115 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 27 है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होने वाला है बी, लखनऊ में, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब सिडबी दोस्तों क्या है, इसकी फुल फॉर्म जान लीजिए। सिडबी को दोस्तों बोलते हैं भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1988-89 के बजट में इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी, 88-89 के बजट में, ठीक है। इस बैंक ने 1990 ईस्वी में अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया, जिसका मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में बता चुके हैं, ठीक है। इसी तरह दोस्तों भारतीय लघु उद्योग विकास से और भी संस्थाएं जैसे IFCI है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, भारतीय यूनिट ट्रस्ट है, ट्राई है, काफ़ी सारी संस्थाएं हैं दोस्तों इसके अंदर जो अपना योगदान देती है भारतीय उद्योग के अंदर। प्रश्न नंबर 28 है, प्रीपेड जारी करने वाला देश का पहला बैंक है। प्रीपेड जारी करने वाला देश का पहला बैंक कौन सा है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों 28 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। प्रश्न नंबर 29 है, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र एवं राज्यों के बीच करों का बंटवारा करना, वित्त आयोग का। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार द्वारा जो कर लगाए जाते हैं वो हैं सीमा, निगम, आयकर, ये सभी कर केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। निम्न में से राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला कर कौन सा है? राज्य सरकार द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है? तो यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों मनोरंजन, भू राजस्व, पंथ कर, ये सभी कर लगाए जाते हैं राज्य सरकार द्वारा। प्रश्न नंबर 32 है, बिक्री कर कौन लगाता है? बिक्री कर, सेल टैक्स कौन लगाता है यहाँ पे? इसका सही जवाब बन जाता है राज्य सरकार, ठीक है। राज्य सरकार यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है? डायरेक्ट टैक्स कौन सा है इसके अंदर? इसका सही जवाब बन जाता है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, ये सभी कर प्रत्यक्ष कर हैं, याद रखिएगा। ओके, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 34 है, निम्न में से अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर, ये सभी इनडायरेक्ट टैक्स है। अब देखिए प्रश्न नंबर 35 है, रेखा समिति का संबंध किससे है? रेखी समिति का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अप्रत्यक्ष कर से। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में वेट लागू किया गया था? वेट, अब तो GST लग चुका है लेकिन वेट आपको पता तो होना चाहिए। तो एल के झां समिति की सिफारिश पर वेट लागू किया गया था। और सर्वप्रथम जो देश का राज्य था वेट लागू करने वाला वो हरियाणा राज्य था, यहाँ पे पता होना। वेट जो टैक्स है वो दोस्तों सर्वप्रथम 1995 के दौरान इसे लाया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसे सर्वप्रथम इसकी घोषणा की गई थी, राज्य स्तर पर वेट लागू किए जाने की इसके अंदर घोषणा। और सर्वप्रथम राज्य तो हरियाणा था। अब दोस्तों GST आ चुका है जो कि एक अप्रत्यक्ष कर है GST। इसकी काफ़ी विशेषताएं हैं जिसके बारे में, ये केंद्रीय GST एवं राज्य GST दो स्तर पर होता है दोस्तों, ठीक है। आपको पता होगा पूरे देश में एक ही रेट पर इसके अंदर टैक्स लगता है। इसके अंदर सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, स्टाम्प शुल्क तथा उत्पाद शुल्क का GST में विलय कर दिया गया, ठीक है। कर का भार निर्माण एवं सेवा दोनों पर समान रूप से इसके अंदर वितरित कर दिया गया। इसके फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल, ठीक है, GST बिल, ठीक है दोस्तों। ये एक बहुत ही चर्चित दोस्तों रहा है। इस पिछले अप्रैल 2017 से पूरे देश में इसे दोस्तों लागू किया गया था, लेकिन जुलाई में इसे दोस्तों वैधानिक रूप से इसे लागू किया गया, जुलाई 2017 के अंतर। ओके, अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत में वेट लागू कब से हुआ? दोस्तों ये अप्रैल 2005 में ये लागू हुआ था, लेकिन इसकी जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 1995 के दौरान, ठीक है, मनमोहन सिंह के द्वारा लागू हुआ था ये 2005 में आधिकारिक रूप से।
वेट किस प्रकार का कर है दोस्तों, ये वेट किस प्रकार का कर है यहाँ पे, इसका सही जवाब है दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है वेट। प्रश्न नंबर 39 है राजा चेलेया समिति किससे संबंधित है, राजा चेलेया संबंधी समिति, इसका सही जवाब है कर सुधारों से संबंधित है। प्रश्न नंबर 40 है राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इसका सही जवाब है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप देना तथा स्वीकृति प्रदान करना, राष्ट्रीय योजना के संचालन का समय सुबह मूल्यांकन, योजना आयोग को परामर्श देना, ये सभी कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं। प्रश्न नंबर 41 है सन 1938 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा गठित राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 42 है ट्राइसियम कार्यक्रम निम्न में से किससे संबंधित है, ट्राइसियम कार्य, तो इसका सही जवाब स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों से। प्रश्न नंबर 43 है प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था, प्रथम पंचवर्षीय योजना का, तो सही जवाब है कृषि पर, ठीक है, कृषि पर। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो दोस्तों टाइम है वो 1951 से 1956 तक था दोस्तों, ठीक है। ये किस मॉडल पर आधारित योजना थी, ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित ये योजना थी, और इसके अंदर जो क्षेत्र थे वो कृषि, सिंचाई तथा विद्युत, ये इसके अंदर प्राथमिक जो इन पर दिया गया था ध्यान, इस पे दिया गया था कृषि पे, ठीक है। और विकास लक्ष्य इसके अंदर प्रतिशत कितने पे रखा गया था दोस्तों, ये लिखा गया 2.1, लेकिन वास्तव में मिला कितना 3.61, ये योजना काफ़ी सफल रही इसके अंदर, ठीक है, कृषि के अंदर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया, तो द्वितीय क्षेत्र में दोस्तों जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंदर भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, इन सब पर बल दिया गया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाने वाला है 44 नंबर का, उद्योग, परिवहन, कृषि नहीं है, गरीबी हटाओ नहीं है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। भारी उद्योग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ये परिवहन भी हटा देना दोस्तों, ये भी नहीं है, उद्योग होगा केवल। इसके अंदर जो टाइम था दोस्तों दूसरी का वो था 1956 से 1961, और विकास लक्ष्य इसके अंदर प्रतिशत में रखा गया था 4.5, ठीक है, और प्राप्त हुआ 4.27, इतना हमें प्राप्त हो गया था, इतना लक्ष्य रखा गया था प्रतिशत के अंदर विकास लक्ष्य में। और इसका जो मॉडल था वो प्रोफेसर PC महालनोबिस, इनका योजना पर ये आधारित मॉडल था। प्रश्न नंबर हमारा 45 है पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक जो सफल योजना है वो किस योजना को माना जाता है, तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच में, इसके अंदर योजना का विकास लक्ष्य रखा गया था लगभग 5.7%, और प्राप्त कितना हुआ में दोस्तों इसके अंदर, सर्वाधिक असफल योजना है यहाँ पे दोस्तों, सर्वाधिक असफल योजना है वो तृतीय योजना है, जिसको असफल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके अंदर 50.7% लक्ष्य लगाया था विकास का, लेकिन प्राप्त हुआ 2.84, ठीक है। इसकी योजना का जो काल था 1961 से 1966 के मध्य इस योजना को चलाया गया था, जिसका मॉडल था सुखमनी चक्रवर्ती तथा जे सैंडी सुब्रमण्यम की मॉडल पर यह आधारित योजना थी। खाद्यान्न तथा उद्योग पर आधारित इसका जो क्षेत्र था मुख्य फोकस इसका उसके ऊपर था, लेकिन ये सर्वाधिक असफल योजना रही थी जितनी भी योजनाएं थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है गरीबी हटाओ नारा सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया, तो ये दिया गया था फ्रेंड्स चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है। और इसका जो लक्ष्य रखा था 5.7 और प्राप्त हुआ था हमें 3.40, ठीक है। इसका जो काल था 1969 से 1974 के मध्य, और अब तक है दोस्तों लगभग 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि 12वीं हुई थी 2012 से 2017 के मध्य, ठीक है। 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 47 आत्मनिर्भर की प्राप्ति को सर्वप्रथम किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया, किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, तो यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना से रोलिंग प्लान की अवधारणा को अपनाया गया,
रोलिंग प्लान यानी चक्र योजना की अवधारणा को अपनाया गया। तो यहाँ पे इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान, जिसका जो समय है वो है 1980 से 1985। ठीक है, ये किस पे आधारित था, इसका प्राथमिक क्षेत्र छठी का कृषि उद्योग तथा ऊर्जा पे, ये ग्रोथ मॉडल पे आधारित ये योजना थी, जिसका विकास लक्ष्य था 5.2 और प्राप्त हुआ था 5.4, यानी कि ये काफ़ी सफल रही थी ये योजना। ओके, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही, छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान की अवधारणा को अपनाया गया। अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा 49 है, निम्नलिखित में से किस योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति का आगमन हुआ, हरित क्रांति का आगमन हुआ किस योजना के दौरान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, योजना विकास काल के दौरान। ठीक है, योजना विकास काल के दौरान हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति यहाँ पे दोस्तों विश्व में मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा 1943 में प्रारंभ की गई थी, विश्व के अंदर मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा। ठीक है, भारत में 1966-67 में इस क्रांति का सूत्रपात श्री MS स्वामीनाथन के निर्देशन में श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के काल में हुआ था। और इसका दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य था क्या था, हरित क्रांति का उन्नत एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का दोस्तों उपयोग करना, रासायनिक उर्वरक खाद का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाइयों का, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करना, नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया को शुरू करना, जिसके द्वारा देश के कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि का लक्ष्य लाना था। यही दोस्तों हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम पंजाब एवं हरियाणा राज्यों के अंदर हुआ था। ठीक है, और भी दोस्तों बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन हम इतना डीप में नहीं जाएंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 50 है, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्र में कितनी कैलोरी पोषण न प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2100 कैलोरी से कम प्राप्त करने वाले जो लोग हैं उनको गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है शहरी क्षेत्रों में, योजना आयोग के अनुसार। योजना आयोग को फिलहाल नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 51 है, शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। प्रश्न नंबर 52 है, योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषण प्राप्त करने वालों को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में पूछा गया, यहाँ पे कितनी कैलोरी प्राप्त करने वाले लोगों को गरीबी रेखा से नीचे रखा गया है। तो इसका सही जवाब होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2400 कैलोरी से कम जो जिसको मिलती है उन्हें गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में, योजना आयोग के द्वारा। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 53 है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के आंकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है। तो इसका सही जवाब बन जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, किसी भी सूचकांक को इसमें आधार नहीं माना जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 53 का इसके अंदर डी होने वाला है, इन सब का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 54, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई। तो 1 अप्रैल 2005 को। प्रश्न नंबर 55 है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। प्रश्न नंबर 56 है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। क्या है मुख्य स्वरूप, संरचनात्मक है इसका सही जवाब। प्रश्न नंबर 57 है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी का मुख्य स्वरूप है। तो इसका सही जवाब है प्रच्छन्न। 58 है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब शुरू की गई। तो इसका सही जवाब है 2 फरवरी 2000 को ये शुरू की गई थी। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है। निर्माण इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 60 है, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन करता है, कौन करता है। तो अभी इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 60 का ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रश्न नंबर 61 है, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है। तो भारतीय स्टेट बैंक इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है। ये 2001 का सवाल है, तो इसका सही जवाब बन जाता है 933। लेकिन जब हम 2011 की बात करें तो 943 है। ठीक है,
ध्यान में रखना। बड़ा है लिंगानुपात। मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं। क्या शामिल किया जाता है मानव विकास सूचकांक के अंदर? जीवन सभ्यता, शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी चीज़ें शामिल की जाती है। मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो सही जवाब है महबूब उल हक, इसका राइट आंसर होगा। किसी वस्तु पर ईगो मार्क चिन्ह दर्शाता है कि यह उत्पाद क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। एक मार्क भी है दोस्तों यहाँ पे सही जवाब। भारत में सर्वाधिक गरीबी की संख्या किस राज्य में? सर्वाधिक गरीबी की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न नंबर यहाँ पे 67 है। निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं? तो मध्य प्रदेश सही जवाब होगा। भारत में किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो बिहार इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, क्या ये सही है? देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। सबसे कम जनसंख्या वर्दी वाला राज्य तमिलनाडु, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है, जबकि ये सब सही है। सर्वाधिक निर्धन राज्य उड़ीसा, सर्वाधिक सबसे कम क्षेत्रफल राज्य राजस्थान, ये गलत है दोस्तों, ये भी सुमेलित नहीं है। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या वर्दी वाला राज्य तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। आगे देखिए प्रश्न नंबर 17। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? यहाँ पे इसका सही जवाब है SLR, सावधिक तरल अनुपात। ठीक है, सावधिक तरल अनुपात, इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये डीप में पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। CLR, SLR, ये बहुत सारे इसके अंदर लंबी चौड़ी कहानी है दोस्तों, लेकिन हमें फिलहाल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करने हैं। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व प्राप्त किससे होता है? तो ये होता है उत्पाद शुल्क से। प्रश्न नंबर 72 है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मात्र एक योजना नहीं बल्कि एक कानून है जो रोजगार की वैधानिक गारंटी देता है। इसे 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया। 1 अप्रैल 2008 से यह देश के कितने जिलों में लागू कर दिया गया? यानी कि नरेगा बोल सकते हैं इसे हम शॉर्ट में। इसे कितने जिलों में लागू कर दिया गया था? तो इसका सही जवाब यहाँ पे दोस्तों 604 जिलों में लागू कर दिया गया था। वह अवधि जिसमें कानून द्वारा ऋणों का भुगतान टाल दिया जाता है कहलाता है। तो सही जवाब है मॉरेटोरियम। ठीक है, आगे देखिए भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई। ये कब की गई थी? तो 1982 में। भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार करने वाला देश है। भारत में सर्वाधिक विदेशी व्यापार करने वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब बन जाता है अमेरिका। प्रश्न नंबर यहाँ पे 76 है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत कौन करता है? तो राष्ट्रपति यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 77। सेज की परिकल्पना कहाँ से की गई? सेज, तो इसकी परिकल्पना रूस के मॉडल से की गई। सेज दोस्तों जिसे बोलते हैं हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसके बारे में सेज दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी कि विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये किसी देश विशेष के भीतर एक ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें आयात निर्यात उत्पाद शुल्क आदि के संबंध में कुछ ऐसी विशिष्ट सुविधाएं या रियायतें प्राप्त होती हैं जो गैर क्षेत्र को नहीं प्राप्त होती हैं। ठीक है, इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो निर्यात को प्रोत्साहन करना, ठीक है, उसके अंदर बढ़ावा देना। इनको दी गई सुविधाओं के कारण इन्हें देश में स्थित विदेशी क्षेत्र की संज्ञा दी गई। 1 अप्रैल 2000 को दोस्तों निर्यातों में वृद्धि के उद्देश्य से एक्सिस नीति के अंतर्गत 8 EPG को सेज में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इन 8 SEG के अतिरिक्त मार्च 2013 तक लगभग 585 सेज को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना चीन की तर्ज पर की गई थी। ठीक है, अब तक स्वीकृत सेज में सर्वाधिक IT कंपनी से संबंधित क्षेत्र हैं निर्यात गृह तथा स्टार ट्रेडिंग, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। निर्यात संवर्धन, औद्योगिक पार्क, भारत में विश्व व्यापार के लगभग मतलब इसका मतलब होता है व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए ये एक मंच होता है सेज, जो अपने तरीके से कार्य करता है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। शेयर बाजार में वह अवधारणा जो किसी शेयर की अंतर्निष्ठ अस्थिरता का मापन करती है कहलाती है। तो इसका सही जवाब बन जाता है ऑप्शन नंबर A अल्फा फैक्टर। प्रश्न नंबर 79 है। शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है? इसे
देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है। तो क्या कहते हैं दोस्तों उसे, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था, बुल। ठीक है, और आगे देखते हैं, भारत में कुल फल उत्पादन का 11% उत्पादन भारत में होता है। ठीक है, और भारत में फलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? भारत के अंदर कुल फल उत्पादन का 11%, जो विश्व का कुल फल उत्पादन उसके अंदर 11% केवल भारत के अंदर उत्पादन होता है। तो भारत का फलों के उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये क्वेश्चन ये है, इसका राइट आंसर बन जाता है पहला स्थान है। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन दोस्तों। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।